गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस यस, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों का चैप्टर चालू हो गया है। आज उसकी दूसरी क्लास है ना? आज उसकी दूसरी क्लास है। तो अब ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा अगले हफ्ते हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। अगले हफ्ते हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? नहीं यार, मैंने ही बनाई है, सब सो रहे हैं। लव कुश ने नहीं बनाई है, ये चाय मैंने ही बनाई है। सबके सब सो रहे हैं। सर, डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स बैलेंस नहीं हो पा रही है। राजपूत, ठीक है राजपूत, करवा देता हूं, है ना? एक तुम्हारा डाउट लिख लिया है। एक काम करूंगा, जब ये खत्म हो रहा होगा ना तो एक सेशन ले लूंगा जिसके जिसके जो जो सब टॉपिक वीक है या नहीं आते हैं, है ना? अब ऐसा ना हो कि पूरी फिजिकल लिख दो, तो एक सेशन ले लेंगे 2-2.5 घंटे 3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लगा के, उनको करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा देंगे। अरे दिन है, मगर वो दिन के अभी एक्चुअल में क्या है, अभी तक उसके पेपर चल रहे थे, ठीक है? तो पेपर चल रहे थे, इस वजह से उसका भी डिस्टर्ब था। देखो, पेपर चलते हैं तो हर एक को प्रेशर होता है, वो बात अलग है। छोटे बच्चों को नहीं प्रेशर होता है, मतलब उनको टेंशन होती है, मगर ये नहीं प्रेशर होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उनके पीछे कोई लगा होता है तभी वो कर पाते हैं। मगर आज कल उनके पेपर खत्म हुए हैं, आज उनकी पेरेंट्स मीटिंग है, वही 11-12 बजे, तो वो अपना सो रहे हैं। तो जगाया भी नहीं गया कि चलो। वैसे क्या है कि स्कूल रहता है तो 6 बजे जग ही जाते हैं बच्चे, क्योंकि स्कूल रहता है तो 6 बजे जग जाते हैं, नहाते धोते हैं, फिर 7 बजे स्कूल जाते हैं। अच्छा, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? देख रखा है तुमने? एक बच्चा लिख रहा है, सर बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक समझ में आएगी क्या? सब पढ़ाएंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन ये सब पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ हाँ, नवरात्र के बाद ही ओसी स्टार्ट हो पाएगी यार। तो सब लोग रेडी हो? ओके, सब लोग रेडी हो? तो चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर को करते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कैसे करनी है तो आप जानते हो। आज हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के साथ साथ हम लोग करेंगे, देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के साथ हम लोग करेंगे ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का ड्वेल नेचर क्या होता है ये करेंगे। और इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट लेक्चर का टेस्ट। लास्ट लेक्चर का टेस्ट मतलब TSD। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। 。   । 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
ईशांत कह रहा है सर आपका कोई डल नेचर तो नहीं है। मेरा तो डल नेचर है ही है। टीचर के तो वैसे ही डल नेचर से ज्यादा नेचर होते हैं, उसका तो ट्रल नेचर होता है। भाई आपकी क्लास में वो टीचर है, घर में वो किसी का मम्मी पापा है या हस्बैंड है या भाई है या बहन है, हैं? बताइए, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन। हाँ, इस तरह का डल नेचर नहीं है कि रात में मैं भेड़िया बन जाता हूं, है ना, रात में मैं भेड़िया बन जाता हूं, इस तरह का कोई नहीं है। बताइए, E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, वोल्टेज, मास ऑफ एनोड रेज, किस पर डिपेंड करेगा? तो सभी बच्चे एकदम सही कह रहे हैं, ऑल, सभी पर। E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज जो है वो सभी पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनोड रेज जो होती हैं वो कटायन होती हैं, और कटायन का E अपॉन एम रेशियो जो है ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हर एक गैस का कटायन अलग अलग होता है, हर एक गैस का कटायन अलग अलग होता है। तो E अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेट सब पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मिलीग्राम। आंसर दो सब लोग, सभी बच्चे आंसर दें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, है ना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कल देखो चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है ना, तो उसमें जो पढ़ाया था उसी के क्वेश्चन दिए हैं। अब आप बताओ दो में से किसके कितने सही हैं? अब आप बताओ दो में से किसके कितने सही हैं? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, 2 आउट ऑफ 2। जीत, मोनू, सोना, पिंटू, बबीता, फातिमा, चंचल, हाँ, अर्णव, मानसी, प्रिंस, उज्जवल, बहुत सही बहुत सही। अब देखो यार बच्चों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमारा टॉपिक जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो बच्चों ये है, जरा इसको आप अच्छे से देखो कि वो क्या है। वो है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को ही कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसी को क्या कहते हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, किस तरह से किया जाता है, ये आपको समझाता हूं पूरा। तो देखो बात क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये बातें सारी आपको समझाता हूं कि हाँ भाई कैसे क्या है, किस तरह से किया जाता है और क्या चीज होता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देखो थॉमसन ने ये बता दिया कि एटम का मॉडल क्या है। एटम के मॉडल में उन्होंने कल क्या बताया था जे थॉमसन ने? कल जे थॉमसन ने ये बताया था कि एटम स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड की तरह पूरे सरफेस पे फैला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज और माइनस चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के थ्रू एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब उसमें बहुत सारी लिमिटेशन थी, उसमें से ये भी एक लिमिटेशन है। अब देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई तो हमें क्या पता चला? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में क्या है, पहले ये देखो कि एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप ये है,
हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया है और इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया है। क्या किया है, इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बीम इमिट कर रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल की बीम है, क्योंकि आप सबको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिशन करते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का, गामा रेज का इमिशन करते रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस बॉक्स के अंदर रखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सोर्स, जो अल्फा बीम को इमिट कर रहा है। ये देखो, अब ये अल्फा बीम के रास्ते में मैंने लगा रखा है गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है। इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस बहुत कम है, 10 की पावर -3 मिलीमीटर की है। इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस क्या है, बहुत बहुत पतली गोल्ड फॉयल है, बहुत पतली गोल्ड फॉयल है। और इसके चारों ओर मैंने लगा रखा है स्क्रीन। अब स्क्रीन में पॉलिश है किसकी, जेडएनएस की। इस स्क्रीन में पॉलिश किसकी है, जेडएनएस की। ये जेडएनएस की स्क्रीन है जिसमें जेडएनएस की पॉलिश है। इसको आप डिटेक्टर बोलते हो। ठीक है, क्या किया है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप समझ पाए सब लोग। इसका एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, मैंने एक स्क्रीन लगा रखी है, एक गोल्ड फॉयल लगा रखी है, और यहां पे रेडियो एक्टिव सोर्स है। ये रेडियो एक्टिव सोर्स अल्फा बीम रिलीज करता है। वो अल्फा बीम इस गोल्ड फॉयल से पास होती है और स्क्रीन पर ग्लो करती है, स्क्रीन पर ग्लो करती है। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंट को ऑन किया जाएगा तो क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। तो पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। हमेशा ध्यान रखना, जो मेटल की फॉयल ली जाएगी वो हैवी मेटल की ली जाएगी। किसकी ली जाएगी, हैवी मेटल, मतलब जिनके एटॉमिक वेट ज्यादा होते हैं। जिनके क्या हो, एटॉमिक वेट ज्यादा होते हैं। हायर एटॉमिक वेट वाली गोल्ड फॉयल ली जाती है। एटॉमिक वेट वाली गोल्ड फॉयल लेनी है, वाली फॉयल लेनी है, गोल्ड फॉयल नहीं, फॉयल लेनी है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। किसी ने कहा भाई आपने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली, गोल्ड तो बड़ा महंगा होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आप कोई भी ऐसी फॉयल ले सकते हो जिनके एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा हो। ऐसा इसलिए किया जाता है जैसे रिजल्ट बेटर आए, रिजल्ट बेटर आए। तो एक्सपेरिमेंट समझ गए क्या सेटअप है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है, यहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, वो इस फॉयल से कोलिजन कर रहे हैं या इस फॉयल के आर पार जा रहे हैं और स्क्रीन पर ग्लो कर रहे हैं, स्क्रीन पर ग्लो कर रहे हैं। ऐसा, अब मैंने सेटअप को ऑन किया। अब मैंने क्या किया, सेटअप को ऑन किया। सर मेरा डाउट है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, सर प्लीज बता दीजिए। आशीष, मैंने आपको पहले से ही बताया कि अल्फा पार्टिकल कल ही बताए हैं। जब हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो कुछ बचता है उसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो हीलियम एटम से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो भी कुछ बचेगा उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। लाइट बेटा ऑन है, वो स्क्रीन व्हाइट है ना, इसलिए मैं काला दिख रहा हूं। हाँ मैं काला लग रहा हूं ना, वो स्क्रीन है, लाइट ऑन है। अभी देखो मैं स्क्रीन चेंज करूंगा, मस्त लगूंगा। ये देखो, अब देखो लिख रहा हूं, सुंदर दिख रहा हूं। अब देखो बिल्कुल मस्त दिख रहा हूं, गोरा है। वो स्क्रीन की वजह से है ना, वो स्क्रीन। हाँ आ जाओ। तो देखो यार, अब जब आप एक्सपेरिमेंट को ऑन करते हो तो देखो क्या होता है। जब आप एक्सपेरिमेंट को ऑन करते हो तो देखो होता क्या है। तो जब एक्सपेरिमेंट को ऑन किया गया तो यहां पे ग्लो दिखा, ब्राइटनेस दिखी। अब इस ब्राइटनेस ने क्या क्या एनालिसिस हुआ ये देखो। तो ये जो ब्राइटनेस दिखी, ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन। पहले हमने क्या देखा और उससे हमने क्या रिजल्ट निकाले। ऑब्जर्वेशन का मतलब हमने क्या देखा, और इंटरप्रिटेशन का मतलब हमने क्या रिजल्ट निकाले। हमने क्या रिजल्ट निकाले। तो हमने क्या देखा वो देखो एक एक करके। हमने क्या देखा जरा बच्चों देखो, सब लोग इधर ध्यान दें।
सभी बच्चे पहले इधर ध्यान दें कि हमने देखा क्या। हमने देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे चले जा रहे हैं। ये देखो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे चले जा रहे हैं, और ये अल्फा पार्टिकल के नंबर 99% है। 99% अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए एकदम सीधे चले जा रहे हैं। ये हमने देखा। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला? इसका इंटरप्रिटेशन निकाला कि यार एटम जो है ना खाली है, हालो है। क्यों? अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल पे होता है प्लस चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल है तो इस पे है प्लस चार्ज, इस पे क्या है? प्लस चार्ज। और एटम के पास क्या है? प्लस चार्ज। प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन के पास भी होता है प्लस चार्ज। अब बताओ, एक प्लस चार्ज के पास एक प्लस चार्ज आएगा तो वो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इनके बीच में क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। और रिपल्सन आएगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, मगर 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं। इसका मतलब एटम का जो प्लस चार्ज का जो मास है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, रिपल्सन आ ही नहीं रहा है। तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि 99% अल्फा पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है। अच्छा, फिर देखो, इसको समझो। सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, ये स्मॉल एंगल, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सीधे जाना चाहिए मगर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए, ये इसका मतलब एटम का सारा मास किसी एक जगह पे है। इसका मतलब क्या हुआ? द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज इन द अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? उसको न्यूक्लियस का सारा मास एक जगह पे है और जिस पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। एटम का सारा मास एक जगह पे है और जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको नाम इन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। ऐसा क्यों कहा? अब जरा देखो, ये पूरा एटम है। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, ये देखो, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज के पास से कोई रेज जाएगी, ये देखो, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जो रेज जा रही है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल भी ये होता है। तो क्या होगा कि जब रिपल्सन लगेगा तो वो स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब रिपल्सन लगेगा तो वो स्मॉल एंगल से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और वो जो सारा मास जहां पर एक्मुडेट है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे, सेम चार्ज है तो रिपल करेंगे। और बाकी सारा एरिया, ये जो येलो वाला एरिया दिख रहा है, ये सारा एरिया खाली है। अच्छा, और इन्होंने क्या बताया? अगला पढ़ो। ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फ्रॉम द फॉल्स। मतलब 20,000 में से, गौर सुनिए, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल, ओकेजनली का मतलब कभी कभार, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब डायरेक्ट बैक आ रहा है वापस 180 एंगल से। ये फॉयल लगी है, ऐसे जा रहा है और बिल्कुल एक नियरेस्ट डिस्टेंस पर पहुंच पे वापस आ रहा है। क्यों?
क्योंकि जहां पर सारा मास जहां पर एक्युमुलेट है उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम मास। इसका मतलब है न्यूक्लियस जो है एटम का मैक्सिमम मास कैरी कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जब हेड टू हेड एकदम पास आ जाते हो, यदि कोई रेज ऐसे जाएगी, ये देखो, तो अब यार वो डिफ्लेक्ट होगी, रिपल्सन आया, तो रिपल्सन आने की वजह से वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाके ऐसे वापस आ जाती है, ऐसे गई और एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाके रिपल्सन हुआ तो ये वापस ऐसे आ गई। ये देखो, ये देखो, तो उन्होंने क्या बताया? ये बात बताई। तो देखो जरा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को मैं फिर से आपको बताता हूं। सॉरी, ये देखो, तो क्या हुआ? गौर से समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? नहीं नहीं, फॉयल में, फॉयल एटम से मिलकर बनी है संकल्प, और उसमें करोड़ों एटम है। फॉयल संकल्प मिल से बनी है, संकल्प फॉयल एटम से मिलकर बनी है, और एटम में करोड़ों खरबों एटम है। फॉयल में करोड़ों खरबों एटम है। तो गौर से देखिए, जब एक्सपेरिमेंट ऑन किया गया तो हमने देखा क्या? ये कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल 99% अल्फा पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, ठीक है। उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट एंगल से, और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। इससे हमें इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला? कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है और एटम का सारा मास एक ही जगह पे एक्युमुलेट है, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, और यह बताया गया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात बताई गई। क्या डायग्राम बनाना है? नहीं, आप पीपीटी का ही डायग्राम वो ले लो, क्लिक कर लो, पीपीटी का ही डायग्राम क्लिक कर लो, है ना। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और प्रिंट आउट निकलवा के कॉपी पे चिपका देना, प्रिंट आउट निकलवा के कॉपी पे चिपका देना, ठीक है। और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बनाना चाहो बना भी सकते हो। अब देखो मैं इसके बारे में और बताऊं, अब बच्चों इसके बारे में मैं डिटेल दूं और, तो अब और डिटेल देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। हाँ, मंगलेश, मंगलेश कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड, गौर सुनो। देखो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। एक प्रोटॉन, गौर सुनना, एक प्रोटॉन 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चेक करो, देखो, आप सब लोग बच्चे ध्यान दो, देखो, प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो ये है, ये, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ये है। अब जरा इनको डिवाइड करो, तो जब तुम डिवाइड करोगे तो ये देखोगे कि लगभग, देखो इन दोनों के बीच में 4 जीरो का डिफरेंस है, तो 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन का मास लगभग 10,000, देख लो, 10,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चेक करो, 4 जीरो का डिफरेंस है, तो एक प्रोटॉन 10,000 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 25 50 100 150, बस, इससे ज्यादा होते नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के पास इतना मास ही नहीं है कि वो रिपल कर पाए। रिपल करने के लिए चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए। आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि फोर्स जो होता है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R में, फोर्स जो है चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब यहां चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास ही बहुत कम है। चार्ज तो बराबर है, उतना ही चार्ज है जितना
जितना प्रोटॉन पे है, मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, चार्ज डेंसिटी बहुत कम है, क्योंकि उसके पास मास बहुत कम है। तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को चीरता हुआ बाहर चला जा रहा है। अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को चीरता हुआ बाहर चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल ही नहीं पा रहा है। प्रोटॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत 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 बड़ा है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। 10,000 इलेक्ट्रॉन मिलके एक प्रोटॉन बना रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से रिपल्सन और अट्रैक्शन विजुलाइज हो रहे हैं। रिपल्सन और अट्रैक्शन विजुलाइज हो रहे हैं। अच्छा, अब जब इतने सारे रिजल्ट आ गए, अब देखो इतने सारे जब रिजल्ट आ गए, तब क्या हुआ? रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं, इसके बाद रदरफोर्ड ने कहा भाई अब मैं अपना मॉडल दूंगा, अब मैं अपना मॉडल दूंगा। ये जो जे थॉमसन है, इनके मॉडल की धज्जियां उड़ाई। रदरफोर्ड ने सारे साइंटिस्ट की मीटिंग बुलाई। आओ भाई आओ भाई सब लोग हवेली है सॉरी, अरे उसको क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा घर होता है, बहुत लोग रहते हैं, हवेली। हाँ, तो रदरफोर्ड ने कहा भाई सब लोग मेरी हवेली आ जाओ। सब लोग हवेली पहुंचे रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने सबको बैठा ला। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने एक बड़ा महान काम किया था। रदरफोर्ड ने कहा आज सबकी बैंड बजाता हूं, आज सबकी बैंड बजाता हूं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि देखो अब मैं मॉडल दे रहा हूं। रदरफोर्ड ने कहा देखो मैं मॉडल दे रहा हूं। उसको बोला गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया? एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया। सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट सबको दिखाया। और एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद सबसे ज्यादा जे थॉमसन को लपेटा। कहा इधर आओ तुम, प्रभु ये बताओ, तुम कह रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, हैं? ये तुम कह रहे थे, देखो जरा इसको। तो देखो रदरफोर्ड ने पहला पॉइंट वही उठाया जो जे थॉमसन ने उठाया था। क्या? कि एटम जो होता है वो स्पेरिकल होता है। उन्होंने कहा यार तुमने ये बात तो ठीक बोली है कि एटम स्पेरिकल होता है, मगर तुमने ये बात गलत बोली है। इन्होंने कहा एटम दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। इन्होंने कहा एटम दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस और दूसरे पार्ट को कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और उन्होंने कुछ इस तरह की एक पिक्चर दी। इन्होंने क्या किया? एक इस तरह की पिक्चर दी, इस तरह की एक पिक्चर दी। देखो उन्होंने कहा देखो ये न्यूक्लियस है जिस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर है। इलेक्ट्रॉन इस एरिया के चारों ओर है, ऐसे ऐसे। इस एरिया को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और ये जितना एरिया है इसको नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन्होंने कहा एटम का अरेंजमेंट ऐसे है। इन्होंने क्या बताया? एटम का अरेंजमेंट ऐसे है। और रदरफोर्ड ने जे थॉमसन की खूब बैंड बजाई। कहा प्रभु तुम कह रहे हो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज सारा एक जगह पे है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये देखो। और इन्होंने मैथमेटिकली इसको काउंट भी किया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी।
तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन्होंने कहा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन रहता है। इन्होंने नहीं कहा कि उसमें न्यूट्रॉन भी रहता है। ध्यान रखना, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से न्यूक्लियस में कौन रहता है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? ओनली प्रोटॉन, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है। यस। और साथ में इन्होंने तीसरी बात और बताई कि भाई न्यूक्लियस की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 की पावर -15 मीटर के आसपास है। 10 की पावर -15 मीटर मतलब एक फर्मी। इसको क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। एक फर्मी के आसपास है। और रेडियस ऑफ एटम भी इन्होंने बताई कि भाई एटम लगभग कितना बड़ा है। इन्होंने कहा 10 की पावर -10 मीटर मतलब 10 की पावर 5 फर्मी के आसपास। सेंटीमीटर में कितना होगा? 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। और ये होगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब बता सकते हो एटम न्यूक्लियस से कितने गुना बड़ा है? जरा इसको डिवाइड करके बताओ। कितने जीरो का डिफरेंस है बच्चों? कितने जीरो का डिफरेंस है? तो देखो, एटम की रेडियस और न्यूक्लियस की रेडियस में डिफरेंस लगाओ। तो एटम की रेडियस ये है, न्यूक्लियस की रेडियस ये है। तो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 5 आ रहा है। और 10 की पावर 5 को शायद देखो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,00,000 कहते हैं। इसका मतलब एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है। इसका मतलब एटम क्या है? न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है। और जो हमको दिखता नहीं है, सोचो, एटम हमें नहीं दिखता है, एटम का कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल होता है, वो भी हमें नहीं दिखता है। तो ना तो एटम का कॉम्बिनेशन दिखता है, ना खुद एटम दिखता है, और न्यूक्लियस उससे 1,00,000 गुना छोटा है। तो जो एटम है, एटम न्यूक्लियस से 1,00,000 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 1,00,000 गुना बड़ा है न्यूक्लियस से। अब सोच लो। और जबकि न्यूक्लियस तो छोड़ो, हमें एटम ही नहीं दिखता है, हमें एटम का कॉम्बिनेशन भी नहीं दिखता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है दिख रही है, एयर में ऑक्सीजन है दिख रही है, नहीं, एटम का कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है। तुम्हें और हमें, हम लोगों की तुच्छ आंखों से एटम का कॉम्बिनेशन नहीं दिखता है। सोचो, और एटम 1,00,000 गुना भारी है न्यूक्लियस से। तो इन्होंने यह भी बताया कि न्यूक्लियस की रेडियस लगभग 10 की पावर -15 मीटर के आसपास है, और एटम की रेडियस -10 की पावर 10 मीटर के आसपास है। समझ रहे हो? अब क्या इससे तुम ये बता सकते हो, कि एटम न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी हाई है? क्योंकि सारा मास 10 की पावर -15 में है। ये देखो, ये अब इनसे पूछा गया स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? इन्होंने भाई जे थॉमसन की तो धज्जियां उड़ा दी, उनके मॉडल की ऐसी तैसी कर दी। क्यों? उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पे फैला हुआ है। इन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज फैला नहीं है, वो एक जगह एक्यूमुलेट है। उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, इन्होंने कहा नहीं,
इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर घूम रहा है। इनसे पूछा गया कि भैया स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करो, तो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया? पॉइंट नंबर 5, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि भाई एटम स्टेबल कैसे है, इसको कैसे बताओगे? तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around nucleus and stabilized by electrostatics force इनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से स्टेबलाइज है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम का मतलब, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम का मतलब अर्थ एंड सन, जैसे अर्थ और सन एक दूसरे को स्टेबलाइज करते हैं, है ना। सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, ऐसे इन्होंने कहा एटम की स्टेबिलिटी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमारे सोलर सिस्टम की है, कि सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से स्टेबलाइज करता है, ये इन्होंने बताया। और यही सबसे बड़ी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो ये बात रदरफोर्ड ने बता दी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब जरा देखो हुआ क्या, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, हवेली में बुलाया सबको और सबको टाइट किया, जे थॉमसन को तो सबसे ज्यादा टाइट किया और अपना भोकाल दिखाया और उन्होंने कहा भाई जाओ पार्टी करो, सब लोग पार्टी करो। सब बताने के बाद, अपना मॉडल दिखाने के बाद का मस्ती करो, पार्टी करो। तो क्या हुआ, पार्टी में जो हमारे साइंटिस्ट थे, कौन हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो थोड़ा लेट आए। आइंस्टीन थोड़ा लेट आए, मॉडल तब तक बताया जा चुका था। आइंस्टीन आए, अपना पार्टी आर्टी करते समय उनको लोगों ने बताया कि रदरफोर्ड ने ये बातें बताई हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है। तो मैक्सवेल ने कहा अच्छा भाई, तो मैक्सवेल और आइंस्टीन दोनों साथ में आए थे। मैक्सवेल ने कहा अच्छा रदरफोर्ड की इतनी हिम्मत। तो पार्टी खत्म होने के बाद मैक्सवेल ने सबको इकट्ठा किया, कहा भाई एक बार जरा फिर से हॉल पे आ जाओ। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि मैक्सवेल आया है तो मुझे कुछ मेरे उसके बारे में कुछ अच्छा बताएगा, मतलब मेरी तारीफ करेगा कि यार बड़ा महान काम किया है। तो मैक्सवेल ने कहा प्रभु जरा ये बताना, मैक्सवेल ने जानते हो क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा प्रभु जरा ये बताओ, सन और अर्थ न्यूट्रल पार्टिकल है, ना सन पे चार्ज है ना अर्थ पे चार्ज है, और तुम्हारे न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज है। तुम्हारे न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन,
इस पर तो निगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा भाई ये सन जस्ट लाइक सोलर सिस्टम कैसे हो गया? अर्थ पे कोई चार्ज नहीं, सन पे कोई चार्ज नहीं, यहां पर न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? रिवॉल्विंग कर रहा है। भाई आप सबको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि चार्ज की एक फील्ड होती है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देखो मैक्सवेल ने कहा कि प्रभु ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये, अब इसकी एक फील्ड है, सपोज करो इसकी फील्ड ये है, इतनी इसकी फील्ड है, ये इसकी फील्ड है। आप देखते हो चुंबक का एक एरिया होता है, चुंबक का मतलब मैग्नेट यार, इतनी हिंदी तो जानते ही हो ना, कि पता चला तुम लोग कहो कि यार ये देखो ये इसकी फील्ड है। जैसे एक देखते हो मैग्नेट का एक एरिया होता है, यदि इतनी दूर पे निडल लाए नहीं चिपकाएगा, इतनी दूर पे लाए नहीं चिपकाएगा, इतनी दूर पे लाए नहीं चिपकाएगा, और पास लाए चिपका लिया। मैं दिखाता हूं, मेरे पास मैग्नेट तो है, एक मिनट। हाँ भाई बच्चों, मैग्नेट तो मेरे पास बड़े भी हैं, मगर उन दोनों लोगों ने पता नहीं कहाँ छुपा दिए हैं या क्या खेलते हैं, तो उनके पास भी। तो मैं फ्रिज से निकाल लाया हूँ, फ्रिज वाला मैग्नेट, ये फ्रिज में ऐसा लगा होता था तो मैं निकाल लाया हूँ। ये देखो मैग्नेट है। अब मैं पहले आयरन नीडल ढूंढता हूँ, क्योंकि आयरन ही अट्रैक्ट करेगा, स्टील नहीं, स्टील नहीं आयरन अट्रैक्ट करता है ना। आयरन, आजकल आयरन कहाँ मिलेगा? आयरन की कोई निडल, देखिए 5 रुपए चिपकेगा नहीं यार। ये काम कर रहा है। देखो बच्चों, ये आयरन की है ना क्लिप, तो ये चिपक रही है, ये चिपक रही है। अब देखो, अब इसका एक अपना एरिया है। अब देखो यहां चिपक रहा है नहीं, यहां चिपक रहा है नहीं, यहां, ये देखो अब चिपक गया। तो इसका मतलब इस मैग्नेट की एक फील्ड है, उस फील्ड पे आने पर ही चिपकता है। देखो अभी चिपक रहा है नहीं, अब देखो ये चिपक रहा है, ये देखो, ये देखो। तो इसकी अपनी एक फील्ड है, उस फील्ड पे ही चिपकता है ना। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, हर एक की अपनी फील्ड होती है, हर एक की अपनी फील्ड होती है। देखो आप घर के बाहर बिल्कुल मस्त हाथी की तरह घूमते हो, बिल्कुल मस्त हाथी की तरह घूमते हो, एकदम जंगल के शेर बने घूम रहे हो, किसी का कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है, ना पढ़ने का डर ना लिखने का डर, सब मस्त। और जैसे ही घर के अंदर घुसते हो, वैसे ही तुम आ जाते हो मम्मी की फील्ड में। अब तुम यदि मनचले हाथी की तरह और गुर्राते हुए शेर की तरह घूमे, तो सीधा सीधा चप्पल जूता और लात भूसा चलने लगेंगे।
तो तुम एकदम कंट्रोल में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि मम्मी की अट्रैक्शन फील्ड में आ गए हो, पापा के आतंकी फील्ड में आ गए हो, है ना। और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वाइफ की, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वाइफ की, मम्मी पापा से भी ज्यादा। पूरे टाइम हस्बैंड मस्ती करता रहता है, जैसे ही घर के अंदर आता है वो बिल्ली बन जाता है, वो वाइफ की फील्ड में आ जाता है। अब उसके जो पैतरे नहीं चलते हैं, है ना। तो फील्ड सबके पास है, वो दिखती नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यार, या तो आप बहुत परेशान रहते हो, या आप हम लोगों को डरा रहे हो कि शादी आदि मत करना। भाई मार्कर किधर गया? एक मिनट रुक जाओ, फील्ड के चक्कर में ये है। तो समझ रहे हो, मैं तुम्हें डरा रहा हूं कि शादी आदि मत करना। अच्छा, मैं पढ़ा क्या रहा था यार, इनके चक्कर में भूल गया। हाँ देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है। तो उन्होंने कहा जब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करेगा ऐसे, तो मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से, मैक्सवेल ने कहा भाई मेरी थ्योरी के हिसाब से, मेरी थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा। क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी है कि किसी चार्ज फील्ड में यदि कोई अपोजिट चार्ज उसकी फील्ड में रिवॉल्विंग कर रहा है, प्लस चार्ज की फील्ड में माइनस चार्ज रिवॉल्विंग कर रहा है, या माइनस चार्ज की फील्ड में प्लस चार्ज रिवॉल्विंग कर रहा है, तो वो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। और जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। और जब वो कम होती चली जाएगी तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो क्या है, न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो एटम नष्ट हो जाएगा। और जबकि हम सब जानते हैं एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम डज नॉट करेक्ट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मैक्सवेल ने क्या किया, रदरफोर्ड की पार्टी की धुआं निकाल दिए। उन्होंने कहा बेटे प्रभु ये बवाल कैसे संभालोगे, हमारी थ्योरी को तुम भूल गए। इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कि तुमने कह दिया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक सन एंड अर्थ, और ना सन के पास चार्ज ना अर्थ के पास चार्ज, यहां तुम्हारे न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है। तो मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, रदरफोर्ड। और क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी का कहना है कि किसी चार्ज की फील्ड में जब कोई अपोजिट चार्ज रिवॉल्विंग करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब यार वो एनर्जी रिलीज करेगा तो कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होगी, और खत्म होगी तो कोलैप्स कर जाएगा, और कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा, एटम की स्टेबिलिटी खत्म। और एटम तो स्टेबल होता है, एटम तो स्टेबल होता है। तो ये लिमिटेशन थी किसकी, रदरफोर्ड की। मगर फिर भी ये मील का पत्थर था, फिर भी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक मील का पत्थर था। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक मील का पत्थर था। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक मील का पत्थर था। कम से कम ये तो पता चल गया था कि एटम की स्ट्रक्चर लगभग कैसी है, ये तो पता चल गया था कि पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा एक जगह एकोमोडेट है, ये तो पता चल गया था कि एटम का मैक्सिमम पार्ट हालो है, ये तो पता चल गया था कि न्यूक्लियस जो है 1,00,000 गुना छोटा है एटम से। तो बहुत सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए रदरफोर्ड को
नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है प्रिंस, नहीं लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं तो बताओ, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं बताओ। हाँ, पीयूष कह रहा है सर इंडिया पाकिस्तान का मैच है संडे को, तो एक्स्ट्रा क्लास मत लेना। इंडिया पाकिस्तान का मैच है क्या संडे को? ओके, चलो देख लेंगे, मगर इस बार वो क्रेज बन नहीं पाया है ना। हाँ, नेताओं ने इतना बवाल कटवाया है कि क्रेज नहीं बन पाया। अच्छा, इसको पढ़ो। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ, किसके साइज से रिलेटेड है? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या आया है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अगला बताओ, द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ये। तो भाई रदरफोर्ड के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन थे, एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन। तो यहां पे थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन ड्यू टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। भाई हमें क्या पता तुम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हम तो कह देंगे प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है। जब क्वेश्चन आएगा तो उससे 5 मिनट पहले कोई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ी पढ़ाया गया है ना। तो ये बात थोड़ा सा लिखनी चाहिए। हाँ, कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस में क्या है, तब इसका सही आंसर बच्चों को मिलेगा। इसको करो, जैसे ये देखो लिखा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैव। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला पहली बार कि एटम के पास क्या है, कि एटम के पास न्यूक्लियस है। हाँ, ये करो। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ। तो एटम की रेडियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस मैंने बताई है 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में ये कितनी है? 13। तो ये मत टिक कर देना, ये टिक होगा क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो न्यूक्लियस की रेडियस क्या है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये करो। When alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the foil because alpha particles are much heavier than electron. Alpha particles are positively charged. Most part of the atom is empty space. Most part of the atom is empty space. मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, उसके पीछे रीजन क्या था? कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, सॉरी मैक्सिमम साइज ऑफ, मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम कैसा है? खाली है। इसको करो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच स्टेबलाइज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यूज्ड ए बीम ऑफ। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कौन सी बीम यूज की गई थी? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। अल्फा पार्टिकल्स विच, नहीं, बीटा पार्टिकल नहीं था, गामा रेज नहीं थी, हीलियम एटम विच, हीलियम एटम नहीं था, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ये बताओ। यस यस यस, जल्दी बताइए। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट eventually lead to the conclusion that mass or energy related? No. Electron occupy space around the nucleus?
न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन तो था ही नहीं। द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसीजन, नहीं। मास और एनर्जी के बीच में उन्होंने कोई रिलेशन नहीं दिया। उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये गलत, न्यूट्रॉन था ही नहीं। और ये भी गलत, प्रिसिएशन इसेशन की कोई बात ही नहीं की थी। इतने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने करा दिए, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं। अब सारे बच्चे जरा समझे, जब इतनी बात हो गई तो साइंटिस्ट को एक बात और पता चली। वो क्या पता चली, जरा देखो कि साइंटिस्ट को एक बात और क्या पता चली। एक पता चली बात ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। लाइट मतलब सनलाइट। तो ये क्या होता है, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जरा समझो। सारे बच्चे समझे, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या है। देखो बच्चों, आइसोटोन, आइसोबार, ये भी बताऊंगा बेटा, ये भी बता दूंगा। हाँ, इस चैप्टर की एनसीईआरटी भी पढ़ लेना, मोहम्मद कैफ। अच्छा ठीक है। अब देखो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट क्या है, जो आपकी लाइट है सनलाइट। लाइट का मतलब किसकी बात की जा रही है, सनलाइट की बात की जा रही है, व्हाइट लाइट की बात की जा रही है। इसी को आप सनलाइट कहते हो, इसी को लाइट कहते हो, इसी को व्हाइट लाइट कहते हो, इसी को आप व्हाइट लाइट कहते हो। अब गौर से मेरी बातों को समझिए। इन्होंने बताया जो हमारी सनलाइट है इसके पास दो तरह के नेचर है, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। लोगों ने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब गौर समझो, इनसे कहा गया लाइट के पास दो तरह के नेचर हैं, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो लोगों ने कहा मतलब क्या है, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो गौर सुनना, सब लोग गौर सुनना, जैसे मुझे देख रहे हो। आज तक आपने मेरी कौन सा नेचर देखा है, केमिस्ट्री टीचर का नेचर देखा है कि सर्वेश सर आते हैं क्लास में, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये मेरा एक नेचर है ना। फिजिकल पढ़ाई, ऑर्गेनिक पढ़ाई, इनऑर्गेनिक पढ़ाई, यही नेचर तो देखा है आपने। यस। अब पता चला मेरे पास एक और नेचर हो, मेरे पास एक और नेचर हो, क्या क्या मेरे पास एक और नेचर हो। ड्वेल नेचर का मतलब समझो, क्या मेरे पास एक और नेचर हो कि यार मैं बायोलॉजी भी पढ़ा लेता हूं, मैं बायोलॉजी भी पढ़ा लेता हूं, मगर एक समय पे मेरा एक नेचर रिफ्लेक्ट होगा, एक समय पे मेरा एक नेचर रिफ्लेक्ट होगा। या तो मैं क्लास में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जैसे एज यूजुअल 22 साल से पढ़ाता हुआ दिख रहा हूं, 21-22 साल से, या मैं बायोलॉजी पढ़ाता हुआ दिखूंगा, या मैं बायोलॉजी पढ़ाता हुआ दिखूंगा। उन्होंने कहा लाइट के पास दो नेचर है, मतलब वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, मगर एक समय में एक ही नेचर को रिफ्लेक्ट करती है, मगर एक समय में वो एक ही नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। बच्चा कह रहा है सर बायोलॉजी नहीं, सही बताऊं तो बायोलॉजी नहीं, ये मैं भी कह रहा हूं यार, मुझे भी बायोलॉजी का बी भी नहीं आता है। हाँ फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, इवन मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगा। फिजिक्स में मतलब थोड़ा बहुत पढ़ूंगा तो पढ़ा दूंगा, जैसे मॉडर्न फिजिक्स तो मुझे मतलब 3-4 दिन में पढ़ूंगा तो मॉडर्न फिजिक्स पूरी पढ़ा दूंगा। बाकी फिजिक्स पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं।
जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों पढ़ाता था, पढ़ के पढ़ाता था। मगर मुझे ध्यान है मैंने 2.5-3 साल तो फिजिक्स में एक बार पढ़ के पढ़ा दूंगा, मैथ्स भी पढ़ के पढ़ा दूंगा, मगर बायो में पढ़ूंगा भी ना तो भी शायद नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं बायो पढ़ूंगा भी ना तो भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। उसका रीजन है बायो में मेरा मन ही नहीं लगता था यार, मैं 9 से ही बायो को छोड़ दिया था। ऐसा नहीं बायो अच्छी नहीं होती होगी, बस अपने अपने मन की बात है, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। मेरा इंटरेस्ट रहता था मतलब मैथ्स में, ठीक है, तो लोगों ने कहा तुम केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो। देखो कुछ चीजें इंटरेस्ट से की जाती है, कुछ चीजें दिमाग से की जाती है। मैंने कहा यार केमिस्ट्री जेई में भी जरूरत पड़ती है, नीट में भी पड़ती है, फिजिक्स जेई में भी जरूरत पड़ती है, नीट में भी पड़ती है। तो मैंने कहा या तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। फिर मैंने केमिस्ट्री चुन ली क्योंकि केमिस्ट्री में लोगों के विकेट ज्यादा गिरे हुए थे, है ना। केमिस्ट्री में लोगों के विकेट ज्यादा गिरे हुए थे, मतलब कम टीचर थे अच्छे, तो मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, चैलेंज है अपना। अच्छा अब बातें खत्म करता हूं, इधर आता हूं। तो ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा यार लाइट के पास 2 करेक्टर हैं, एक पार्टिकल करेक्टर, एक वेव करेक्टर, मगर एक समय पे एक करेक्टर आएगा। दोनों करेक्टर एक साथ नहीं सोएंगे, दोनों करेक्टर एक साथ नहीं आएंगे, एक समय पे एक करेक्टर आएगा। जब वो वेव की तरह बिहेव कर रही होगी तो सिर्फ वेव करेक्टर दिखेगा आपको। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल करेक्टर वेव करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर वेव करेक्टर, ऐसा नहीं है। आज यदि वो केमिस्ट्री के टीचर, जैसे आज मैं केमिस्ट्री का टीचर बन के आया हूं क्लास के अंदर, तो सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर ही रहूंगा, ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट बाद बायो में पढ़ाने लगूंगा कुछ, सिर्फ केमिस्ट्री। कल मैं यदि घुसता हूं और बायो पढ़ाता हूं, सिर्फ बायो, सिर्फ बायो। तो इन्होंने कहा लाइट के पास 2 तरह के करेक्टर है, एक पार्टिकल करेक्टर है, एक वेव करेक्टर है। तो लोगों ने कहा ठीक है हम मान गए, मगर ये वेव करेक्टर होता क्या है, पार्टिकल करेक्टर होता क्या है, कुछ एक्सप्लेन तो कर दो, कुछ एक्सप्लेन तो कर दो प्रभु, कि ये पार्टिकल करेक्टर क्या होता है, वेव करेक्टर क्या होता है। और यदि वेव करेक्टर है तो कौन सी वेव है, बहुत सारी वेव आपने पढ़ी है, आपने स्टेशनरी वेव पढ़ी है कि हाँ भाई स्टेशनरी वेव होती है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कौन सी वेव है। तो अब एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन है। तो जरा देखो वेव करेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेव करेक्टर का मतलब है जैसे ये अर्थ है, ये क्या है मुन्ना, अर्थ, ये देखो हम लोगों की अर्थ है। जरा एक बार अर्थ को भर दे, 1 मिनट यार, हथियार किधर गया, ये है शायद, वही उल्टा भर गया, जिसको ब्लैक बनाना था वो व्हाइट हो गया, जिसको व्हाइट बनाना था वो ब्लैक हो गया। वापस आ जाओ, हाथ सही कर देता हूँ। इसमें कलर भरने का एक वो होता है कुछ, मगर मैं शायद गलत तरीके से भर दिया तो उल्टा भर गया, इसलिए ना ड्रामा ना फैलाया जाए। देखो ये अर्थ है हमारी, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पर सनलाइट आ रही है तो वेव के फॉर्म में आएगी, तो देखो कैसे आएगी, वेव के फॉर्म में आएगी तो कैसे आएगी, ये अर्थ है, ये क्या है बच्चों, अर्थ, ये अर्थ है। अब इस पर यदि सनलाइट आएगी तो वेव के फॉर्म में आएगी तो कैसे आएगी, वो देखो इन्होंने कहा वेव के फॉर्म में आएगी तो इस तरह से आती है, कॉन्टिन्यूअस वेव होती है, ये देखो ऐसे आएगी सनलाइट, ये देखो ऐसे। और ये जो वेव होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बच्चे शॉर्टकट में ईएम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बच्चे शॉर्टकट में ईएम वेव कहते हैं। तो वेव नेचर में ये बताया गया कि जो सनलाइट आएगी वो वेव के फॉर्म में आएगी, और वेव क्या है, कंटिन्यूअस होती है, कहीं बीच में देखो ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं ब्रेक है नहीं, कंटिन्यूअस आ रही है, डिग 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 डिग।
डिग 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 ऐसे। अब जब ये गौर सुनो, जब ये पार्टिकल नेचर में होगी तो किस तरह से आएगी? देखो, पार्टिकल नेचर में वो इस तरह से आती है, ध्यान से देखिएगा। पार्टिकल नेचर में वे इस तरह से आती है। ये पार्टिकल है, ये देखो, ये पार्टिकल है। पार्टिकल नेचर में लाइट इस तरह से आती है, इस तरह से। ये देखो कट है बीच बीच में, ये देखो, ये देखो, ऐसे आती है। तो इन्होंने कहा पार्टिकल नेचर में लाइट इस तरह से आती है, ऐसे। ये पार्टिकल है, पार्टिकल। तो लोगों ने कहा ये पार्टिकल कैसे हैं? पत्थर की तरह हैं। क्यों? जब भी कहीं पार्टिकल बोला जाता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक पत्थर आता है। पार्टिकल है तो इसका मतलब पत्थर है, ईंटा है, ऐसा कुछ आता है ना। ऐसा ही तो आता है। जब हमसे कोई कहता है पार्टिकल नेचर है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पत्थर, ईंटा, ऐसा आता है, ऐसा आता है ना, स्मॉल पार्टिकल, ऐसा आता है ना। रियलिटी में क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे दिमाग में आता है वो गड़बड़ आता है। जो हमारे दिमाग में आता है वो गड़बड़ आता है। देखो, ये क्या था? पार्टिकल नेचर। वो क्या है? वेव नेचर। अच्छा, इधर पार्टिकल नेचर है, इधर क्या है? पार्टिकल नेचर। और इधर क्या है? वेव नेचर। अब जरा गौर से समझना, जैसे ही पार्टिकल की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पत्थर आता है, ईंटा आता है। जरा बताना, ये जो एयर है इसको क्या बोलोगे? ये जो एयर है, एयर के पार्टिकल ही बोलते हो ना, कि ये ईंटा पत्थर है? ये एयर के पार्टिकल ही बोलते हो कि ईंटा पत्थर बोलते हो इनको? जैसे कोई पार्टिकल की बात आती है तो हमें ठोस चीज समझ में आती है, ऐसी। तो ये पार्टिकल है, मगर ये पार्टिकल किसके हैं? एनर्जी के पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल किसके हैं? एनर्जी के पार्टिकल हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किसने किया? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन बाई, बताओ, एक्सप्लेन बाई, बताओ, प्लांक क्वांटम थ्योरी। एक्सप्लेन बाई प्लांक क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन बाई प्लांक क्वांटम थ्योरी। और वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन बाई ईएम वेव। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है? तो प्लांक ने क्या क्या बताया, जरा गौर सुनो। प्लांक ने बताया कि ये जो पार्टिकल है ये एनर्जी का पैकेट है। इसको इन्होंने नाम दिया एनर्जी पैकेट। इसको क्या नाम दिया? एनर्जी पैकेट। या इसी को एक और नाम दिया क्वांटा। इन्होंने कहा ये जो देख रहे हो, ये जो पार्टिकल है इनका नाम क्वांटा है। इनका नाम क्या है? क्वांटा या एनर्जी पैकेट। ये पार्टिकल हैं मगर एनर्जी के पार्टिकल हैं, एनर्जी पैकेट।
जैसे सॉरी, इन्होंने कहा ये पार्टिकल है मगर एनर्जी के पार्टिकल है, इनमें मास कम है, एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी के पार्टिकल है, एनर्जी के पार्टिकल है। जैसे ये मास का पार्टिकल है, इसमें मास ज्यादा है, वो क्या है, एनर्जी का पार्टिकल है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी के गोले हैं छोटे छोटे, एनर्जी के गोले हैं वो, मगर उनका नेचर एज ए पार्टिकल है, एज ए पार्टिकल है। जैसे पार्टिकल का नेचर होता है वैसा नेचर है, मगर ये पार्टिकल उस तरह के नहीं है, मास के पार्टिकल नहीं है, ये एनर्जी के पार्टिकल है, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर है। इन्हीं एनर्जी पैकेट्स का नाम रखा गया क्वांटा। इन्हीं एनर्जी पैकेट्स का क्या नाम रखा गया, क्वांटा। तो किसी ने कहा यदि ये एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनको आप क्वांटा कहते हो, जिनको आप क्वांटा कहते हो, तो इनकी एनर्जी कितनी है। तो इन्होंने एक और चीज बताई, क्या, सनलाइट के क्वांटा का नाम इन्होंने क्या रखा, सनलाइट या व्हाइट लाइट, सनलाइट या लाइट या व्हाइट लाइट, ये सारी एक ही बात है, गौर समझ लो। व्हाइट लाइट के क्वांटा को, फोटोन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्वांटा एक कॉमन नेम है, मगर लाइट के क्वांटा का नाम रखा जाता है फोटोन। एनर्जी पैकेट एक कॉमन नेम है, मगर लाइट के क्वांटा का नाम रखा गया है फोटोन। क्या नाम रखा गया है, फोटोन। अब जैसे ये ट्यूबलाइट लगी है, इससे भी तो लाइट आएगी, ये जो मोबाइल है इससे भी तो लाइट आएगी, मोबाइल की लाइट ये जल गई, अब इससे भी तो लाइट आ रही है, ये जो इतनी सारी ट्यूबलाइट लगी है इससे भी तो लाइट आ रही है। तो उन्होंने कहा ये सब क्या है, क्वांटा रिलीज कर रहे हैं, ये सब क्या है, क्वांटा रिलीज कर रहे हैं। और जो सन से लाइट आ रही है उस लाइट के क्वांटा का नाम फोटोन रखा गया है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो। सनलाइट, लाइट, व्हाइट लाइट के क्वांटा को फोटोन कहते हैं। और इसकी एनर्जी क्या बताई, गौर से देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इन्होंने बताई इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या क्वांटा, कि न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, और एच जो है, ये सारी थ्योरी किसने दी, प्लांक ने दी। तो प्लांक को रिगार्ड देने के लिए इसका नाम रखा गया प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेस्ट की पावर -34 जूल सेकेंड, 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। तो इन्होंने बताया फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये पार्टिकल तो है नहीं, एनर्जी का पार्टिकल है ना, तो एनर्जी के पार्टिकल की वजह से वो वाइब्रेशन कर रहा है, एनर्जी के पार्टिकल की वजह से उसमें बहुत बड़े बड़े वाइब्रेशन है। तो वो इंडिविजुअल एक वेव है एक तरह की, क्योंकि उसमें खुद बड़े बड़े वाइब्रेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी का पार्टिकल है, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेस्ट की पावर -34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखिएगा, जूल सेकेंड, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। अच्छा, अब इसके बाद जरा देखो, इसके बाद देखिए,
इसके बाद देखिए, ये मैं रफ कर रहा हूं, है ना, मगर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, बस मैं रफ कर रहा हूं, ये सारा लिखा हुआ है, मैंने कॉपी कर लिया, ये देखो, ये देखो। अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, इनसे पूछा गया कि ये क्वांटा है, ठीक है, एनर्जी है, ठीक है, तो हर क्वांटा की एनर्जी अलग अलग है। इन्होंने कहा हाँ, मगर इन्होंने कहा इनके बीच में एक रिलेशन है, मिनिमम, एक मिनिमम एनर्जी के क्वांटा का इंटीग्रल मल्टीपल है। मतलब मान लो सबसे छोटा फोटोन की एनर्जी 2 है, सबसे छोटे फोटोन की एनर्जी 2 है, तो अब जितने भी फोटोन हैं वो सब 2 के मल्टीपल में एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। या तो किसी फोटोन की एनर्जी 4 होगी, 6 होगी, 20 होगी, 100 होगी, 200 होगी, 500 होगी, 1000 होगी, मगर 2 के मल्टीपल में होगी। मतलब ये 3 जूल का फोटोन रिलीज नहीं करेंगे, ये 5 जूल का फोटोन रिलीज नहीं करेंगे, 7 जूल का फोटोन रिलीज नहीं करेंगे, 11 जूल का फोटोन रिलीज नहीं करेंगे, 11 जूल का फोटोन रिलीज नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंटीग्रल, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, energy of any photon, energy of photon is a minimum, is a integral multiple of minimum energy of photon। मतलब हर फोटोन की जो एनर्जी है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगी एनर्जी ऑफ फोटोन, मगर वो फोटोन की एनर्जी क्या है, मिनिमम। और n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 सो ऑन। क्यों, 2 में चाहे जिस वैल्यू का मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन नंबर आता है। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो 2, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो 6। तो 2 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, यदि 1 2 3 4 से कर रहे हो। तो इन्होंने कहा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी। क्यों, क्योंकि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए। तो इन्होंने ये बताया कि ये एक मिनिमम एनर्जी है, इस मिनिमम एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी फोटोन की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एनर्जी पॉसिबल है, मतलब फोटोन की कोई भी एनर्जी नहीं पॉसिबल है, कुछ लिमिटेड वैल्यू पॉसिबल है। और वो लिमिटेड वैल्यू क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन। जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल, उसका इंटीग्रल मल्टीपल। ये देखो इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब किसी भी फोटोन की एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी के फोटोन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बात इन्होंने बताई। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर आपको एक आध क्वेश्चन भी कराता हूं, जैसे आइडिया लगे। जैसे ये देखिए, सेलेक्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट photon, photon if minimum, if minimum energy of emitted photon is
2 जूल। ए ए देखो 17 जूल, बी 11 जूल, सी 1000 जूल या 10,000 जूल। 10,000 लिख गया तो 10,000 जूल कर देता हूं। ठीक है, 3 जूल। बताओ बताओ, यदि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन 2 जूल है, यदि मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन 2 जूल है, तो अब जितने भी फोटोन की एनर्जी पॉसिबल होगी वो 2 जूल का इंट्रीगल मल्टीपल होगी। अब n की जगह 1 2 3 4 में कोई भी नंबर रख सकते हो, कोई भी नंबर रख सकते हो। तो इसका मतलब कोई भी नंबर रखा जा सकता है, मगर ऑड नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में ये नहीं आते हैं। आप इनको 2 से डिवाइड करो, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। तो ये आंसर होगा, यस ये आंसर होगा। तो फोटोन की एनर्जी, ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी पॉसिबल है, कुछ लिमिटेड वैल्यू ऑफ एनर्जी है फोटोन की, और वो लिमिटेड वैल्यू क्या है? इंट्रीगल एनर्जी का, मिनिमम एनर्जी का इंट्रीगल। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल, इन्होंने कहा भाई पार्टिकल नेचर के कुछ एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल कौन कौन है? तो इन्होंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन होता है। अभी ये सब पढ़ने हैं आपको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये देखो ये सब पार्टिकल नेचर के एग्जाम्पल है। मतलब यदि लाइट को वेव मान के इनको एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन ही नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा मैच ही नहीं करेगा यदि तुम वेव मान के चलते हो। एक्सपेरिमेंटल डाटा थ्योरेटिकल डाटा तभी मैच करता है जब तुम लाइट को पार्टिकल मान के चलोगे। मैं इसके बारे में अभी डिटेल भी दूंगा। अच्छा ये हुआ, ठीक है। अब बात आई कि जब आप लाइट को वेव मानोगे तो वेव कैसी है? भाई जब लाइट को पार्टिकल माना तो तुमने कहा पार्टिकल जो है, इन पार्टिकल को क्वांटा कहते हैं और ये एनर्जी पैकेट है, ये एनर्जी के पैकेट है। ऐसा नहीं है कि पत्थर की तरह तुम्हें दिखेंगे या गैस मालिक्यूल की तरह है, नहीं, एनर्जी के पैकेट है। मैं तो जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे जलता हुआ कोयला, जैसे जलती हुई गैस का गुब्बारा, ऐसे पैकेट्स हैं, एनर्जी के पैकेट्स हैं। और वो एनर्जी के पैकेट्स की मैंने क्या किया, डिटेल दी, और ये डिटेल किसने दी? प्लांक ने। अब बात आई वेव नेचर। यदि तुम इसको वेव मान रहे हो तो कौन सी वेव है? तो नाम दिया गया ईएम वेव। तो लोगों ने कहा ये ईएम वेव कैसी होती है? जैसे पूछा गया कि भाई एनर्जी पैकेट कैसे होते हैं, तो तुमने बताया एनर्जी पैकेट की एनर्जी जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बारे में डिटेल दी। वैसे यहां पूछा गया कि भाई ये ईएम वेव क्या है, तो ईएम वेव क्या होती है अब ये बताते हैं। तो देखो ईएम वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, जरा बताओ भाई कोई बच्चा। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बताता हूं।
अब देखो बच्चों, आपको बताता हूं, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएम वेव क्या है? ये एक फील्ड है, ये आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव है, कंपोनेंट है। ये देखो, इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। देखो, ई मतलब इलेक्ट्रिक, एम मतलब मैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड फॉर्म है ईएम वेव। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है वाई एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे चल रही है? वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे चल रही है, तो वाई एक्सिस पे प्रोपोगेट कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो किस एक्सिस पे प्रोपोगेट करेगी? ये देखो, देखो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखो, जैसे गौर से देखना, जैसे ये प्लेन है, तो यदि ये प्लेन है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ऐसे ऐसे सांप की तरह चल रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे सांप की तरह चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये चलने की दिशा है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, ये किस पे है? ये वाई एक्सिस पे थी, ये एक्स एक्सिस पे है। और ये जो आप देख रहे हो, ये लाइन, ये वेव के चलने की दिशा है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब वेव किस डायरेक्शन में चल रही है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ये मान लो जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस। ये देखो, मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब क्या है? ये देखिए, ये हमारी हो गई एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये जेड एक्सेस, ये तीनों ऐसे चलना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है, इधर की ओर चल रहे हैं, इधर की ओर वाई एक्सेस है, और ये लहर रहे हैं, लहरते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। देखो, ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ऐसे लहरते हुए चलते रहेंगे। वो डांस स्टेप होता है ना, वही डांस स्टेप है, ये वाला डांस स्टेप होता है ना, ये वाला, ऐसे चल रहे होंगे। इनको चिपका दो, इनको चिपका दो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जहां मैं हूं, मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हूं। ऐसे लहरते हुए चलेंगे ईएम वेव, ऐसे लहरते हुए, है ना। ईएम वेव की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसा सांप है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सांप है, एक्स एक्सिस पे चलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सांप है, वाई एक्सिस पे चलेगा।
और ऐसे लहरते हुए आगे की ओर चलते चले जाएंगे, ऐसे लहरते हुए आगे की ओर चलते चले जाएंगे। तो ईएम वेव ये होती है। अब ईएम वेव का भी अपना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो देखो ईएम वेव यदि मैं आपको बना के दूं तो ऐसी है, ये देखो, आपको पता है 3 डायरेक्शन होती है ना। अब ईएम वेव की अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो जरा देखो ईएम वेव की अपनी क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है बता सकता है कोई बच्चा? वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से, और ये क्या होता है? लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की लेंथ, या लेंथ ऑफ टू सक्सीसिव क्रस्ट या ट्रफ। देखो ये जो एक वेव की लेंथ है इसको वेवलेंथ कहते हैं। एक वेव की लेंथ क्या होती है? आधा पॉजिटिव और आधा निगेटिव। एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, या ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और जो ये नीचे वाले पार्ट होते हैं इनको बोलते हैं ट्रफ। या दो सक्सीसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, या दो सक्सीसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या है? लेंथ ऑफ सिंगल वेव, या दो सक्सीसिव क्रस्ट, दो सक्सीसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। अब इसको रिप्रेजेंट लैम्डा से करते हैं। इसकी यूनिट क्या बनाओगे? तो इसकी यूनिट हम ज्यादातर सेंटीमीटर या एंग्स्ट्रॉम या पिकोमीटर बनाते हैं। अब यूनिट होती क्या है? एक एंग्स्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं, और एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। जनरली यही यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद इन्होंने एक टर्म बताया फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी होती है म्यू इक्वल टू होता है C/λ। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूनिट का विशेष ध्यान रखें सब लोग। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू होता है C/λ, जिसकी वजह से ये फार्मूला और आगे चल के ऐसा बन जाएगा। कैसा? देखो E इक्वल टू h न्यू होता है, और न्यू की जगह आपने क्या डाल दिया? C/λ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला अब ये बन जाएगा। ये देखो भाई, एनर्जी तो सेम है ना, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, है तो एनर्जी और सेम एनर्जी है। एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय है। एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। तो वो वेव के फॉर्म में जितनी एनर्जी रखेगा उतना ही वो पार्टिकल के फॉर्म में रखेगा, अलग अलग थोड़ी रखेगा, अलग अलग थोड़ी रखेगा। तो देखो वेव नेचर में हमने क्या बताया? वेव नेचर में जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वेवलेंथ होती है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई। वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ सिंगल वेव, ठीक है। फिर मैंने बताया उसकी एक और प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है C/λ।
फिर मैंने एक और बात बताई, वेव नंबर। एक और प्रॉपर्टी होती है वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बार से। और वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। 1/λ, इसको वेव नंबर कहते हैं। ये देखो, ये देखो, क्या इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो इसके एग्जाम्पल देखो, जितने भी एग्जाम्पल आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जितने भी एग्जाम्पल आप फिजिक्स में पढ़ते हो वो वेव नेचर के एग्जाम्पल हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? आप फिजिक्स में पढ़ते हो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? डिफ्रैक्शन। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो? रिफ्लेक्शन। ये सब क्या है? ये सब वेव नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल है। हमें केमिस्ट्री में वेव नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल नहीं पढ़ने हैं, वो सब फिजिक्स में पढ़ने हैं। हमें केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हमें केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, चैट बॉक्स में सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। जो एजुकेशन होती है वो हर चीज से परे है, इसलिए कोई भी बच्चा इधर उधर की बातें ना करे, नहीं तो चैट में प्राइवेट कर दूंगा, और कर दिए मैंने, है ना। सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखा करो। देखो, नेता नगरी से आप लोगों का कोई लेने देना नहीं है। आप नहीं समझते, वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। शाम को बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ करेक्शन करते हैं, और एक साथ सब सारा काम करते हैं। कभी किसी नेता को सजा हुई कि नेता को सजा हो गई हो, उसको फांसी दे दी गई हो, जबकि सारा करप्शन वही करते हैं, आप और हम थोड़ी करते हैं। वो ऊपर से सब मिले हैं, वो सिर्फ दिखावा है। आप जरा उनकी भावनाओं को समझो, मगर वो आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड। देखो, हर नेता पे केस होगा, हर नेता का केस चलेगा, मगर किसी को कुछ होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जाते जाते ये डिसाइड हो जाता है कि भाई आज तुम राज्य कर रहे हो, कल हम करेंगे। तो यदि तुम हमें यहां तक पहुंचाओगे तो हम भी तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये सब सिर्फ दिखावा होता है। आप सारे लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और अपनी पार्टी का जनाधार बनाए रखने के लिए किया जाता है, नहीं तो वो सारे आपस में उसी तरह से मिले जुले हैं जैसे हम और तुम। जैसे हम और तुम, वो शाम को सारे एक साथ बैठेंगे, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, और सब एक साथ मिलके सारा काम करते हैं, वो चाहे जैसे हो। और वो सारे अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई खराब है। देखो, करप्शन करना एक अलग थिंग है, और देश के बारे में सोचना एक अलग थिंग है। तो आप इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वो एक तरह के मोटिवेटर है, मोटिवेट करते हैं और अपना काम निकालते हैं। और मैं इसको गलत गलत नहीं मानता भाई, अब वो प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को तो चलना ही है, मगर वो प्रोसेस में तुम अपने को देखो कि तुम कहां पे हो, है ना। आओ पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो जरा देखो यार, इस बात को समझ पाए? तो अब बात आती है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनके एग्जाम्पल। हमें इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। ये नहीं पढ़ने, ये पढ़ने, ये तीनों पढ़ने हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल पढ़ने। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के एग्जाम्पल डाल दो। हेडिंग, हेडिंग क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एग्जाम्पल ऑफ
पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 2 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 3 ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये एक एक करके हमें पढ़ना है, तो सारे बच्चे जरा हेडिंग डाल दें। क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जरा समझो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारे बच्चे जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ध्यान दें अच्छे से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? पहला पॉइंट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जांपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जांपल है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट समझो। अब ये काम कैसे करता है? हमने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब ली। हमने क्या किया बच्चों? एक ग्लास ट्यूब ली। देखो ये ग्लास ट्यूब है ना, और ग्लास ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। मगर यहां की ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, क्योंकि यहां पे हम कोई आयोनाइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर गैस का आयोनाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सिर्फ ग्लास ट्यूब है। हमने एक ग्लास ट्यूब ली, ठीक, ऐसे। उस पे मैंने क्या किया? ये देखो, ये माइनस प्लेट है। माइनस प्लेट पे मैंने क्या किया? एक मेटल सरफेस की प्लेट लगा दी है माइनस पे, और ये प्लस है। प्लस यहां पे ये प्लस छोड़ रहा है, ये माइनस छोड़ रहा है, इसको बैटरी से ऐड कर रखा है। ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसको बैटरी से कट कर रखा, और यहां पे वैक्यूम है, मतलब कोई एयर नहीं है। एयर नहीं है। अब देखो बच्चों, हमने किया क्या? ये मेटल सरफेस है, और ऐसा मेटल सरफेस है, ये जो मैंने मेटल की प्लेट लगाई है, ऐसी मेटल की प्लेट लगाई है जो आसानी से आयोनाइजेशन कर सकती हो, मतलब जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो, ऐसी मेटल प्लेट है। ये मेटल प्लेट कैसी है? लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली, लो आयोनाइजेशन एनर्जी वाली। हमने ऐसी मेटल प्लेट ली है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, जैसे वो आसानी से मेटल सरफेस पे हम गिरा सके। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि इस मेटल सरफेस पे सनलाइट आए। ये फिगर थोड़ा गलत बना है, मैं फिगर सही कर देता हूं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जांपल कर रहे हो, और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का एग्जांपल कर रहे हो और सनलाइट को कंटीन्यूअस दिखा रहे हो। तो जब सनलाइट को कंटीन्यूअस दिखाओगे तो बच्चों को पार्टिकल नेचर का वो कैसे आएगा, फील कैसे आएगा? तो ये फिगर थोड़ा सा चेंज करता हूं, है कि नहीं?
बच्चों को भाई फील कैसे आएगा कि ये पार्टिकल नेचर की बात चल रही है। ये देखो लाइट इस फॉर्म में आ रही है, ऐसे छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। कंटिन्यूअस लाइट नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ये देखो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स जो हैं यहां पर आके गिर रहे हैं, प्लेट पे आके गिर रहे हैं। देखो मेन अरेंजमेंट ये होता है, गौर से देखिएगा। मेन अरेंजमेंट ये है, मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि निगेटिव पॉइंट पे एक मेटल सरफेस लगा दिया है, निगेटिव पॉइंट पे एक मेटल सरफेस लगा दिया है, और पॉजिटिव पॉइंट पे एक डिटेक्टर लगा दिया है, और इनको बैटरी से जोड़ दिया है, और ये ग्लास ट्यूब में रख दिया है। इस ग्लास ट्यूब में इस तरह से रखा है कि वैक्यूम है। अब आपको पता है ग्लास में सनलाइट तो आर पार हो जाती है ना, ग्लास में सनलाइट तो आर पार हो जाती है। तो हम सनलाइट डाल रहे हैं, सनलाइट डालने का मतलब आप क्या डाल रहे हो, सनलाइट डालने का मतलब आप फोटोन डाल रहे हो, क्योंकि सनलाइट के क्वांटा को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। सनलाइट के क्वांटा को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, जिसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। इसी का सिंपल फिगर ये है, इसी का सिंपल फिगर ये है। ये देखो इसका सिंपल फॉर्म ये है, ये हमारा मेटल सरफेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेटल सरफेस हो गया, और ये देखो फोटोन गिर रहे हैं। ये कौन गिर रहे हैं, फोटोन। ये देखो फोटोन गिर रहे हैं, ये देखो ये फोटोन गिर रहे हैं, ये देखो ये सब फोटोन गिर रहे हैं एच न्यू एनर्जी के। ये देखो ऐसे ये सब फोटोन गिर रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है उसको सिंपल फॉर्म में वहां दिखाया गया है कि ये देखो लाइट गिर रही है और ये मेटल सरफेस है। अब जब लाइट गिरेगी तो होगा क्या, वो हम लोग देख लेंगे अभी। ऐसे तो देखो जब लाइट गिरती तो होता क्या है, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एटम है। एटम के पास बच्चों क्या है, न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे, और इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है, अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। अब देखो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ऐसे ही तो है, ऐसे। और ये हमारा मेटल का न्यूक्लियस है जिस पे प्लस चार्ज है। अब आपने क्या किया है, आपने गिराई है सनलाइट फोटोन के फॉर्म में। तो देखो ये फोटोन आ रहा है, ये फोटोन मान लो इसको मिला, तो फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, तो जब एनर्जी मिलेगी तो वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। क्यों, इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों के बीच में क्या लगा है, अट्रैक्शन फोर्स। फोर्स ऊपर से कौन सा, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, ये। अब मान लो फोटोन ने जो एनर्जी दी वो उसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है। यदि फोटोन ने जो एनर्जी दी है वो उसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, इमिटेड, बाहर निकल आएगा। क्यों, एनर्जी आपने ज्यादा दे दी। तो जब ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो उसके बीच का बॉन्ड, उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो जाएगा और वो एटम से बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। एटम से बाहर आयनों को क्या बोला जाता है, एटम से बाहर आयनों को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। एटम से बाहर आना, एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, बाहर मतलब एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। ये देखो एटम से इलेक्ट्रॉन यदि बाहर आ गया तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ऐसे।
और ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। मान लो ये एनर्जी 10 जूल थी और ये एनर्जी जो है 7 जूल है, तो 3 जूल एनर्जी क्या होगी भाई? आपने 10 डाली, 7 तो फोर्स को ब्रेक करने में चली गई, बची हुई 3 क्या होगी? एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, तो बची हुई 3 क्या होगी? बची हुई 3 एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बची हुई 3 जूल एनर्जी क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने 10 जूल का फोटोन डाला, 3 जूल अट्रैक्शन 7 जूल अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में चली गई, और बची हुई जो हमारी रिमेनिंग एनर्जी है 3 जूल एनर्जी, 3 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी काइनेटिक एनर्जी से ये बाहर निकल जाएगा। इसी काइनेटिक एनर्जी से ये देखो बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी काइनेटिक एनर्जी से बाहर जा रहा है। तो लोगों ने कहा किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो जा किधर रहा है भाई? रियल फिगर ये थोड़ी है, रियल फिगर तो ये। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं भाई, ये माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो किधर जाएंगे? प्लस प्लेट की ओर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी से। माइनस चार्ज है ना, तो किसकी ओर जाएंगे? प्लस प्लेट की ओर जाएंगे। इस फिनोमिना को कहा जाता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पूरे फिनोमिना का नाम रखा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब किसी मेटल सरफेस पे आप सनलाइट इंसिडेंट कराते हो और वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो इस फिनोमिना का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है देखो जरा, ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन का मतलब इमिटेड emission of electron by metal surface, is, ठीक है? emission in presence of sunlight, emission of electron by metal surface is called photoelectric effect, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखो, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा होता है? क्या सिर्फ ऊपर वाले एटम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या सारी लेयर के एटम निकालते हैं? क्योंकि एक मेटल सरफेस को बनाने में खरबों लेयर लगेंगी एटम की। एटम कैसा है? एटम जो है दिखता नहीं है, इतना छोटा है। तो एक मेटल की लेयर बनाने में कितने एटम की लेयर लगेंगी? खरबों एटम की। तो क्या सिर्फ ऊपर वाले एटम ये काम कर रहे हैं या सारे एटम काम कर रहे हैं? तो जरा गौर से समझिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ऊपर वाली लेयर ये काम कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर वाली लेयर ये काम कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा है? सरफेस फिनोमिना, मतलब ऊपर की 4, 6, 10 लेयर ये काम कर रही है, बस अंदर तक पेनेट्रेशन नहीं है। मान लो एक प्लेट 10 लाख एटम की लेयर से मिलकर बना है, तो ऊपर की 6-7 लेयर में ये काम हो रहा होगा, 6, 7, 8, 10 ऐसा, बस बहुत ज्यादा नीचे तक पेनेट्रेशन नहीं है। मतलब मिडिल वाली लेयर के एटम या नीचे वाली लेयर के एटम
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, सिर्फ ऊपर की लेयर के एटम ये काम कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर की लेयर के एटम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने कहा है कि टाइम हो गया है, तो ये आधा टॉपिक है, अभी इसी जगह पे छोड़ रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे को अभी नहीं करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे को अभी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ रिवाइज करके मंडे को आइएगा, मंडे से आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे, मंडे से, ठीक है। मंडे से मैं यहीं से चालू करूंगा, मंडे से मैं यहां से ही चालू करूंगा, आप रिवाइज करके आइएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही चालू करूंगा, इसको जितना पढ़ा रखा है उसको समरी के फॉर्म में जल्दी से बता दूंगा, फिर इसके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। हाँ, फिगर बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं, फिगर बनाने हैं, इसके डायग्राम बनाने हैं, फिर मैं इसके पास और डिटेल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मंडे को मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है, बाय। मंडे को सीएचडी भी लिख दूंगा, मंडे को सीएचडी भी लिख दूंगा।